जैसे ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, या मिनरल एसिड्स को आप इनऑर्गेनिक कह दें एसिड्स। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग जैसा जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ओके, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया था, अच्छा, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। और ये भी बात हो चुकी थी कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals, and mineral acids are obtained from minerals, and we prepare it in lab, we can also say it. अब यहाँ पर ये जब बातें हो गई तो आपको मैंने एक डेटा भी दिया था, याद होगा वो डेटा, याद है डेटा? जरा बोल सकते हो यस या नो? वो डेटा हम भेजे थे। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड इनऑर्गेनिक है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, वो चर्चा होगा। कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, मिनरल एसिड्स है एंड इट इज ऑल्सो वीक इन, इट इज़ वीक इन नेचर। तो हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे आज, इसी पर चर्चा होगी। डेटा में सर, हाँ हेलो, है ना? तो उस बार भी बताए थे 282, इस तरह से बोले थे हम 282 करके, यानी वो ग्रुप 2 में आ जाएगा। और कैल्शियम आपका हो जाता है 20, यानी 2882, याद है ना ये सब कॉन्फ़िगरेशन? हेलो, यस सर। हाँ, तो उस आधार पे वो भी ग्रुप 2 में आया और दोनों ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड हुआ। ओके, सी वेटिंग रूम भाई, अभी 20 से 19 हो गया, जबकि हम बोले थे कि मोर देन 25 आज रहना चाहिए था। हाँ, तो देखो, ये डेटा हम भेजे थे। पहला तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात है, तो ये सब तो हो ही गया कि एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड from rock and minerals are known as inorganic acids. ओके, हाँ, अब बात उठती है, अच्छा, और एक बात यहाँ हम थोड़ा सा लिखे हैं कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, क्यों भाई? तो पार्शियली डिसोसिएट्स, ये आप अभी ध्यान में रख लीजिए कि वीक एसिड किसी को कहना या किसी को स्ट्रॉन्ग कहना, उसका रेफरेंस क्या है? वो है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या रेट ऑफ डिसोसिएशन है। अगर कोई पार्शियली डिसोसिएट करता है, इट मीन्स इट इज वीक, एंड इफ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग देन इट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आज चर्चा होगा, ये सब पे चर्चा होगी आज अच्छी तरह से। इतना तय है कि 10th के एग्ज़ाम के लिए तुमको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का कन्फ्यूजन नहीं होगा, और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। आप और भी बुक वगैरह पढ़िएगा तो और बेटर जानिएगा। ये डेटा वगैरह का तो हम बात कर चुके थे, कार्बोनिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फरिक, है ना, और सब उसमें लिख भी दिए थे कौन मिनरल है, कौन ऑर्गेनिक है, और वो कहाँ पाया जाता है, ये सब भी लिख दिए थे। जैसे कार्बोनिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक, हाइड्रोक्लोरिक इन स्टमक, है ना। तो देखो, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ये सब बातें हो चुकी थी। अब देखो यहाँ इंडिकेटर भी हो चुका था। अब आओ जो आज मेन मुद्दा है, मुद्दा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, मेरा राइटिंग कैसा लगता है जी नोट्स में? ठीक है सर, अच्छा है। हाँ, हाँ, अच्छा राइटिंग, अच्छा राइटिंग। हाँ, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, this means that almost
अरे वाह, आयुष माधव बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। हम वीडियो पे देख लेना। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग एज आयंस। ये बात जरा समझना है क्या हम लिखे हैं। इफ एसिड इज स्ट्रांग, दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग एज आयंस। यानी अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बात को समझना, ये सब ऑब्जेक्टिव में बड़ा मदद करता है। तो वाटर में जब हम इसको HCl को डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे। उसमें थोड़ा सा भी HCl जो कि मॉलिक्यूल्स है वो नहीं मिलेगा तुमको। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? आयंस। याद रखिएगा इस बात को कि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, when we dissolve it in water, the solution we will get will contain only ions. याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आता है। Another example, H2SO4. Again if it is dissolved in water, it will completely dissociates into hydrogen ions and sulfate ions. Therefore the solution we will get will contain only what? Only what? Free ions. हाँ, Ions, sir. आयंस। ओके, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ़ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट, मतलब करीब करीब, ऑल द मॉलिक्यूल्स किसके बारे में बोला गया? HCl। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग एज आयंस। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन प्लस इज अनस्टेबल and it will combine with water H2O and it will form H3O plus and hydronium ion। तो आयंस हुआ ना, आयंस ही ना हुआ। तो means in the case of a strong acid the solution will contains only ions। अब देखिए एक बात और जो मैंने पहले भी चर्चा किया था, the relative strength of acids can be compared in terms of degree of ionization। यानी जो आप स्ट्रेंथ निकालते हैं एसिड की, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम है, तो उसके लिए तरीका होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या उसको हम लोग कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, और अल्फ़ा का हम फार्मूला लिखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एग्जिस्टिंग एज आयंस बाय total number of molecules of acid। means number of molecules acid existing as ions। तो सीधा का सीधा बात है कि टोटल तो एग्जिस्ट कर ही गया यहाँ आयंस में। मान लिया 100, कम एग्जाम्पल लेते हैं 100, तो 50 एंड 50 कम डिसोसिएट किया, तो 50 + 50 100, तो 100 हम यहाँ पुट कर दिए और नीचे भी हम 100 पुट कर दिए, तो आंसर क्या आया? 1। जरूरी नहीं है कि 1 ही आ जाए, नियरली इक्वल टू 1। तो if we get the value of alpha nearly equal to 1, then we will say that the given acid is Strong acid। important बात है, कोई हर्षित पूछा भी था, acids release H+ ions only when dissolved in water, in the dry state also called anhydrous state। ये अलग बात है कि एसिड जब वाटर में आप कीजिएगा तभी वो डिसोसिएट करता है H+, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गैसियस स्टेट में है वैसे को हम लोग कह देते हैं एनहाइड्रस H2SO3। नाम सल्फरस। हाँ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉस्फोरिक, ये सल्फ्रिक एसिड, ये HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना है, इस पर चर्चा होगी।
H2CO3 इज़ कार्बोनिक एसिड। ओहो, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये भी लिखा गया। हाँ, ये गड़बड़। H2CO3। हाँ, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये सर तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो गई। अब आते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में अगर हम देखें तो इफ़ द एसिड इज़ वीक, दिस मीन्स दैट only a fraction of it exist as ions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। only a fraction, कुछ ही मतलब पार्ट जो होगा वो आयंस के रूप में एग्जिस्ट करेगा। आयुष माधव लिख रहा है आवाज़ नहीं आ रही है। क्या सबको नहीं आ रही है आवाज़? आ रहा है सर, आ रही है। हाँ, तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट, मतलब कुछ हिस्सा। अभी नहीं कि जैसे 100 था तो 50-50। वीक एसिड में क्या होता है, आयंस भी होता है और बोलो मॉलिक्यूल्स भी होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये कि वीक एसिड का सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। रितिका, नॉट ओनली, क्या चीज होगा, दोनों चीज होगा। हाँ, CH3COH, यानी ये मॉलिक्यूल भी थोड़ा थोड़ा होगा और थोड़ा थोड़ा आयंस भी होगा। इसलिए हम देखो यहाँ लिखे हैं ब्रीफली, स्ट्रॉन्ग एसिड its aqueous solution will contains only ions, and in the case of weak acid its aqueous solution will contain both molecule and ions। okay, now since H2CO3, अब तुमसे कोई सवाल करेगा कि अच्छा जल्दी से आंसर देना इसका मैसेज करके, क्योंकि वीडियो में भी आएगा आपका। कार्बोनिक एसिड का जब हम सॉल्यूशन लेंगे, ये आपका मिनरल एसिड है, अगर हम इसका सॉल्यूशन लेंगे मतलब वाटर में, तो क्या क्या मिलेगा? सिर्फ आयन मिलेगा, सिर्फ मॉलिक्यूल मिलेगा कि दोनों मिलेगा? जल्दी बताओ। बोथ, सही तेजस, बोथ, दोनों मिलेगा, क्योंकि H2CO3 इज वीक मिनरल एसिड। याद रखिएगा, वीक मिनरल एसिड, गौर करना है। हाँ, तो ये सब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ replaceable hydrogen atoms present in an acid। ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, ओहो हो, the number of which it can release। जैसे हाइड्रोजन एटम जितना प्रेजेंट है किसी एसिड में, वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है विच इट कैन रिलीज। कब? व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी आप जब एसिड को डिजॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ HCl है, HCl को हम जैसे मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाए, तो यहाँ तो चलो ठीक है, दिख भी रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समझने की बात है कि ये HCl जब रिएक्ट किया NaOH से, तो यहाँ बना NaCl प्लस H2O, है ना। यानी ये Cl क्या किया, HCl क्या किया, आयनाइज हो गया क्या चीज़ में, H प्लस, है ना। तो ये रिएक्शन करके यही ना H यहाँ से खिसका होगा और इसको मिला होगा तो बनाया होगा H2O, है ना। तो बात यहाँ उठती है कि दिया कितना, वो दिया कितना, है ना। तो दिया एक हाइड्रोजन आयन दिया, और इसलिए इसका बेसिसिटी जो होगा वो कितना होगा, 1। इसलिए HCl विल बी कंसीडर्ड एज मोनोबेसिक। यही बात नहीं रुकती है, यहाँ तो अच्छा है कि एक है और एक देगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हो कि बेसिसिटी ऑफ in an acid does not depend upon the number of hydrogen atoms but upon number of replaceable hydrogen। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप अगर एसिटिक एसिड को लें तो यहाँ पर देखिए H3 एंड H 4 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं कि 4 हाइड्रोजन है तो हम कह देंगे कि बेसिसिटी 4 है। बात उठता है कि वो कितना रिप्लेस करता है हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है। तो आप एक रिएक्शन देखें यहाँ, CH3COH एसिटिक एसिड को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया तो ये बनाया CH3COONA। इसका मतलब ये H इसका खिसका और उसके जगह Na आ गया। इसका मतलब ये एक H प्लस दिया, एक ही, तीनों नहीं दे दिया, सिर्फ एक H प्लस दिया, जिससे कि इधर आपको क्या बन गया, H2O यहाँ पर कंबाइन किया और ये Na इससे आकर जुट गया। यानी ये CH3COH भले ही इसके पास 4 हाइड्रोजन था लेकिन दिया कितना रिएक्शन में, बोलो, एक दिया। इसलिए कितना बेसिसिटी हुआ इसका, 1। यानी ये मोनो नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन 1 मोल ऑफ एसिड कंटेन। जैसे HCl H प्लस मोनो बेसिक, HNO3 H प्लस इट विल अगेन मोनो बेसिक, H2SO4 2 हाइड्रोजन देता है और 2 हाइड्रोजन है भी डाई बेसिक, H3PO4 3 दे रहा है, 3 हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए ये ट्राई बेसिक कहलाया। अब आओ, कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू हो रहा है। CH3COOH, ये तो चर्चा भी हो गया कि 4 हाइड्रोजन है जिसमें 1 हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए मोनोबेसिक। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड हुआ, ये आप लोग जानते भी हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इन सब को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे 4 हाइड्रोजन है तो 1 ही दे रहा है। ये अगर कितना है जी, HCOH 2 हाइड्रोजन है तो 1 ही दे रहा है। H3PO3 अगर है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 2 ही दे रहा है, डायबेसिक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक डिस्कशन है कि टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लोगे तुरंत हो जाएगा, आपको उतना नीड नहीं है इसका, लेकिन एक ट्रिक आपको यहाँ मिल जाएगा जिससे आप तुरंत ये बेसिसिटी निकाल लेंगे। जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो H3PO4 ये है क्या, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो तो P ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है और इन सब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ये ऑक्सीजन अटैच्ड है आपको हाइड्रोजन से। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये हम लोग उसमें पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे ऑक्सीडेशन। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है जिसके कारण क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है, इसलिए इस पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, यानी ये आयनाइजेबल हो जाता है। जो बोलते हैं ना कि कितना आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस है, तो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड होने के कारण, चूँकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, इसलिए इस पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है इन सब हाइड्रोजन पे और वो आयनाइजेबल हो जाते हैं। तो हम लोग बात किए ही कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन इज़ द बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमारा आयनाइजेबल है, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या हुआ, 3। आज वैभव की आवाज़ नहीं आ रही है, तो रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया, आप समझिएगा। दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड with oxygen becomes ionized because oxygen is highly electronegative and hence it takes electron from hydrogen and hydrogen get plus charge which is replaceable hydrogen ion. ओके, तो यहाँ भी अगर चेक करो तो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये तो पढ़ना भी है हम लोग को लास्ट चैप्टर, अब तो नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ चेक कीजिए कि ये H ही अटैच्ड है O से, इसका मतलब ये क्या हो गया, आयनाइजेबल।
इसलिए ये क्या हो गया, मोनोबेसिक यानी एक है। अगर हम H3PO3 को देखें तो H3PO3 में क्या होता है, वहाँ PO4 था, यहाँ अगर देखो तो P ऑक्सीजन एक